Hello learners, welcome to रुद्र इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड सेक्शन। आज हम आज के यानी कि 17 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज में जो भी आर्टिकल्स आए हुए हैं उनको देखेंगे। तो हमारा पहला आर्टिकल है स्पेस टूरिज़्म के बारे में। आप GS2 के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स और GS3 के अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस, इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गोपी टोटकपुरा जो कि एक एंटरप्रेन्योर और एक पायलट हैं, ये इंडियन ओरिजिन के पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं। ये NH-25 मिशन जो कि ब्लू ओराइज़न का है उसके स्पेस टूरिस्ट रहेंगे। मैं आपको ब्लू ओराइज़न के बारे में बता दूं, ये जेफ बेजोस की कंपनी है जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं और ये सन 2000 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ स्पेस टूरिज़्म। तो स्पेस टूरिज़्म में आप स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। मेनली ये रिक्रिएशनल और बिज़नेस पर्पसेस के लिए किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि घूमना फिरना हमारे फ़िज़िकल और उससे भी ज़्यादा मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो रिक्रिएशनल टूरिज़्म उसी का एक पार्ट होता है जहाँ पे आप अपने फ्री टाइम में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उससे आप मेंटली और फिज़िकली रिचार्ज होते हैं। तो स्पेस टूरिज़्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज़्म और दूसरा होता है ऑर्बिटल स्पेस टूरिज़्म। तो सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल स्पेस टूरिज़्म होता क्या है? तो सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज़्म में स्पेस क्राफ्ट पैसेंजर को कैरमन लाइन के ऊपर लेके जाएगा। वहाँ पे आप कुछ मिनट के लिए स्पेस को देख सकते हैं और फिर वो आपको वापस अर्थ पे ले आएगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैरमन लाइन सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर तक होती है। आपको पता होगा कि जितनी भी डिस्टेंस होती हैं वो हम सी लेवल से मेजर करते हैं। ऑर्बिटल स्पेस टूरिज़्म में जो ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट होगा वो आपको सी लेवल से 400 किलोमीटर ऊपर यानी कि कैरमन लाइन से भी काफ़ी ऊपर तक लेकर जाएगा। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक वहाँ पे रह सकते हैं स्पेस में। अब हम समझते हैं कि कैरमन लाइन क्या होती है। कैरमन लाइन जैसे कि हमने देखा कि 100 किलोमीटर ऊपर तक होती है और ये अर्थ एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में बाउंड्री लाइन मानी जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सब ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो कैरमन लाइन के बस कुछ एक ऊपर तक ही जाते हैं और जो ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट होंगे वो कैरमन लाइन के भी काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। तो 2023 में स्पेस टूरिज़्म का जो मार्केट है उसको 848.28 मिलियन तक एस्टिमेट किया जाता है और ये एस्टिमेशंस हैं कि 2032 तक ये मार्केट बढ़कर के 27,861.99 मिलियन का हो जाएगा। तो अब हम स्पेस टूरिज़्म सेक्टर से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज है हमारे पास कि स्पेस टूरिज़्म बहुत ही एक्सपेंसिव है। मतलब एक पैसेंजर को कम से कम $1 मिलियन तो खर्च करने पड़ सकते हैं स्पेस में जाने के लिए। ये इतना एक्सपेंसिव है क्योंकि एक तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ऊपर से जो फ्यूल यूज़ होता है रॉकेट्स में वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सेकंड जो कंसर्न है हमारे पास वो है एनवायरमेंटल डैमेज से रिलेटेड। तो जो भी रॉकेट्स होते हैं वो जो भी गैसेस या केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली आउटर स्पेस में छोड़ते हैं। एक अर्थ फ्यूचर नाम से एक जर्नल है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो रॉकेट्स में से जो सूट निकलता है वो बाकी गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग करने में कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं आपको बता दूं कि सूट जो होता है वो आप किसी भी फ्यूल को जब आप जलाते हो तो जो फाइन ब्लैक पार्टिकल्स निकलते हैं उनको सूट बोलते हैं। जैसे कि अगर आप टायर को जलाते हैं या फिर आप पॉलीथीन्स को जलाते हैं जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, तो जो फाइन ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं
उनको सूट बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल होता है कि जो ईंट की भट्टियाँ होती हैं, तो उनसे जो ब्लैक पार्टिकल्स निकलते हैं उनको सूट बोला जाता है। थर्ड कंसर्न है हमारे पास सेफ्टी से रिलेटेड। तो एस्ट्रोनॉमी मैगज़ीन के अनुसार नवंबर 2023 तक 676 लोग स्पेस में गए हैं, जिनमें से 19 एस्ट्रोनॉट्स की मृत्यु हो गई है। तो ये 3% रेट हुई, तो जो कि एक हाई फैटिलिटी रेट है। फैटिलिटी मतलब दुर्घटना। हमारा सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इज़राइल और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही हैं उनसे रिलेटेड। हम इस डिस्कशन में इज़राइल की कुछ एयर डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी जानेंगे। आप GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन और GS3 के साइंस एंड टेक टॉपिक से आप इस टॉपिक्स को रिलेट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि इज़राइल ने ईरान की एम्बेसी पे जो अटैक किया था, अब जाके ईरान ने एक रिटेलिएटरी अटैक किया है इज़राइल पे। ईरान ने 300 से भी ज़्यादा एयर वॉरहेड्स इज़राइल की तरफ फायर किए थे, और जो इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने वूपिंग 99% सक्सेस रेट के साथ ईरान के जो वॉरहेड्स थे उनको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं ये दिवाली के रॉकेट्स नहीं है। तो ये ईरान ने जो इज़राइल की तरफ वॉरहेड्स फायर करे थे, तो इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने आउटर एनवायरनमेंट में ही उनको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम एरियल थ्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। एरियल थ्रेट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट अटैक, क्रूज़ या बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन अटैक। तो किस टेक्नोलॉजी को मिसाइल कहा जाता है? तो जितने भी अनमैन्ड टारगेटेड गाइडेड वेपन होते हैं जो कि किसी एक फिक्स स्पॉट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें मिसाइल कहते हैं। मिसाइल्स जो होती हैं वो बॉम्ब या फिर एक्सप्लोजिव मटेरियल्स जो होते हैं उनको कैरी करने में कैपेबल होती हैं। जो मिसाइल्स होती हैं उनको बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। उनमें से एक फैक्टर है बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के बेसिस पे हमारे पास दो मिसाइल होती हैं, एक क्रूज़ मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल जो होती हैं वो नॉर्मली अर्थ सरफेस से 15 से 20 किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं। ये किसी एक फिक्स ट्रैजेक्टरी को फॉलो नहीं करती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो क्रूज़ मिसाइल होती है उसमें आप एक टारगेट को फिक्स कर सकते हैं, और क्योंकि वो एक फ़िक्स ट्रैजेक्टरी फॉलो नहीं करती हैं, तो अगर जो टारगेट है वो अगर मूव हो रहा है तो क्रूज़ मिसाइल उसी हिसाब से अपना जो पाथ है वो चेंज कर सकती है। सेकंड जो टाइप है हमारे पास है बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये गाइडेड डिवाइस से अटैच होती हैं, तो इसलिए इनका जो पाथ होता है, जो ट्रैजेक्टरी होती है वो फिक्स होती है। हमारे पास 4 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। पहली होती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो स्ट्राइकिंग रेंज होती है वो होती है 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक। सेकंड टाइप है हमारे पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो स्ट्राइकिंग रेंज होती है वो 1000 से 3500 किलोमीटर तक होती है। थर्ड है लॉन्ग या इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो स्ट्राइकिंग रेंज होती है वो 3500 से 5500 किलोमीटर तक होती है। और लास्ट होती है इंटरनेशनल। इसकी जो स्ट्राइकिंग रेंज होती है वो 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, अगर आप एक बार उसमें टारगेट फिक्स कर देते हैं तो उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो अर्थ के जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है वहाँ तक जाती हैं, और फिर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस में आके वो नीचे आती हैं, और फिर जो स्पॉट होता है उसको हिट करती हैं। तो अब हम इज़राइल के कुछ एक फेमस एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास आयरन डोम। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये इज़राइल का खुद का बनाया हुआ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है।
ये 24/7 और ऑल वेदर कंडीशंस में ऑपरेट कर सकता है। ये वर्ल्ड का पहला मल्टी मिशन सिस्टम है जो कि शॉर्ट रेंज थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में बहुत ही सफल रहा है और ये वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है विद 90% ऑफ सक्सेस रेट। आप जैसा ये वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जो आयरन डोम है वो जो मिसाइल्स हैं उनको आउटर एनवायरनमेंट में ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। सेकंड एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास डेविड स्लिंग या फिर इसको स्टनर भी बोलते हैं। ये इज़राइल का मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर तक और ये इसमें एडवांस्ड फेस एरे रडार सिस्टम इंस्टॉल किया गया है फॉर ईजियर डिटेक्शन। इसमें इंटरमीडिएट लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को डिटेक्ट करने के लिए। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास एरो सिस्टम। इसे इज़राइल ने यूएस के साथ मिलकर बनाया था। ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स को अपर एटमॉस्फेयर में ही डिटेक्ट करने में कैपेबल है। एरो 3 का यूज़ इज़राइल ने जो यमन के हाउती मिलिटेंट्स थे उनके ख़िलाफ़ यूज़ किया गया था। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो एरो 3 है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल को अपर एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अब बारी है आपसे कुछ एक सवाल पूछने की। तो पहला सवाल आपके लिए है वो जो स्पेस टूरिज़्म है उसका पर्पज़ क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं साइंटिफिक स्पेस एक्सप्लोरेशन, सेकंड ऑप्शन है स्पेस ट्रैवल फॉर लेजर और थर्ड ऑप्शन है टूरिंग द वर्ल्ड ओनली बाय फ्लाइट और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि रीचिंग आउट टू मार्स। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है एरो 3 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं इज़राइल, ईरान, जर्मनी और यूके। आप इन क्वेश्चंस के आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ से आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।